वेलकम टू द चैनल गाइड फॉर मालाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है और इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ क्या है? पार्किंसन डिजीज़ एक लॉन्ग टर्म न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है। न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब होता है कि न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स और डीजनरेशन का मतलब क्या होता है? न्यूरो मतलब आपका न्यूरॉन्स हो गया और डीजनरेशन का मतलब होना, डीजनरेशन का मतलब होता है जैसे जनरेशन का मतलब है आपका आगे बढ़ना, वैसे ही डीजनरेशन का मतलब होता है लॉस होना। यानी कि न्यूरो डीजनरेशन में क्या होगा? इसमें लॉस होगा। अब किसका लॉस होगा? लॉस होगा इसका न्यूरॉन का लॉस होगा। तो पार्किंसन डिजीज़ में क्या होगा? न्यूरॉन्स का लॉस होगा। ठीक है, ये आपकी बेसिकली इस डिसऑर्डर में क्या होता है? मेनली सीएनएस का पार्ट इफेक्टेड होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आपका इफेक्टेड होगा और उसमें अफेक्ट वो क्या करेगा? जो आपका सीएनएस का पार्ट है वो अफेक्ट तो होगा, बट सीएनएस के पार्ट में आपकी कौन सी एक्टिविटी मेनली अफेक्टेड होंगी? तो वो आपकी मोटर एक्टिविटी अफेक्टेड होंगी। मोटर एक्टिविटी, अब मोटर एक्टिविटीज़ क्या है? मोटर एक्टिविटीज़ मानी वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका मूवमेंट होता है। मूवमेंट होता है, जिस एक्टिविटी मूवमेंट होता है उसी को हम मोटर एक्टिविटी बोलते हैं। तो पार्किंसन डिजीज़ में न्यूरो डीजनरेशन होगा, यानी कि न्यूरॉन्स का लॉस होगा और उसकी वजह से जो सीएनएस की मोटर एक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी। अब न्यूरॉन्स कहाँ पाई जाती हैं? वो न्यूरॉन्स आपकी ब्रेन के पार्ट में पाई जाती हैं। तो उस ब्रेन के पार्ट में भी कौन से पार्ट को वो अफेक्ट करेगा? सीएनएस के पार्ट को अफेक्ट करेगा और उसकी वजह से आपकी मोटर एक्टिविटी यानी कि जो मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ होंगी वो इफेक्टेड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो आपका पार्किंसन होता है इसमें आपका जो मोटर एक्टिविटी होती है वो तो मेन सिम्टम्स है, बट आफ्टर सम टाइम्स जब आपका ये पार्किंसन की डिजीज़ एग्रीगेट हो जाती है अपनी जो होता है कि सीवियर स्टेज में जब पहुंच जाती है, जब पार्किंसन की डिजीज़ अपनी सीवियर स्टेज में पहुंच जाती है तो इसमें सिर्फ मोटर एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं होती, इसमें नॉन मोटर एक्टिविटी भी अफेक्टेड होंगी। ठीक है, ये फिर और नॉन मोटर एक्टिविटी जो होंगी वो कॉमन ज़्यादा होने लगेंगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि पार्किंसन की डिजीज़ में क्या होता है? आपकी सीएनएस में जो आपकी सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, वो डेड होने लगती हैं। अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होने लगी हैं? वो डेड होने लगी हैं, वो मरने लगी हैं। अब मरने लगी हैं, डेथ होने लगी है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पार्किंसन जो होता है, पार्किंसन की जो डिजीज़ है इसमें आपका बेसिकली कौन सी न्यूरॉन्स अफेक्टेड होंगी? वो न्यूरॉन्स जो कि आपके सबस्टेंशिया नाइग्रा और कार्पस ल्यूटियम, सॉरी वो ड्रग्स आपके वो न्यूरॉन्स जो कि आपके ब्रेन के सबस्टेंशिया नाइग्रा के पार्ट में होंगी और आपके बेसल गैंग्लिया के पार्ट्स में होंगी, वहाँ की न्यूरॉन्स आपकी डेथ होती हैं। तो अगर आपको अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर पता होगा तो आपके जो ब्रेन का ये स्ट्रक्चर होता है इसी में ही आपका क्या होता है? यहाँ पे ही छोटा सा पार्ट होता है जो कॉर्टेक्स के नीचे का पार्ट होता है, उसी में बेसल गैंग्लिया और उसी में ही सबस्टेंशिया नाइग्रा पाया जाता है। तो वही की न्यूरॉन्स इसमें डैमेज होंगी, तो उसी की न्यूरॉन डैमेज होंगी तो वहाँ की जो प्रोसेस होगी, मतलब जहाँ की न्यूरॉन्स डैमेज होंगी यानी जहाँ की सेल्स डेड हो रही हैं वहीं की प्रोसेस अफेक्टेड होगी। तो आपकी जो सबस्टेंशिया नाइग्रा और जो बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स हैं उनका काम क्या है? उनका काम है आपका डोपामिन का सिक्रीशन करना। मतलब आपकी जो बेसल गैंग्लिया और आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा है, यहाँ से यहीं से क्या सिक्रेट होता है? डोपामिन सिक्रेट होता है। तो क्योंकि मान लीजिए आपका ये ब्रेन का पार्ट है, ये आपके कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया और यहाँ पे आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा और यहीं पे आपका बेसल गैंग्लिया है और यही दो जो आपके पार्ट हैं इसमें आपका डोपामिन का लेवल, डोपामिन सिक्रेट होता है। यानी कि ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? यानी क्या है? ये आपका जो सबस्टेंशिया नाइग्रा और आपका जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है जो कि आपकी कॉर्टेक्स के नीचे का पार्ट होता है। अगर आपको इसके लिए आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर पर देखना पड़ेगा, तो जो आपका ये मान लीजिए ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपके अंदर जो यहाँ पे पार्ट होता है ये अगर कॉर्टेक्स का पार्ट है तो यहाँ के पार्ट में ही सबस्टेंशिया नाइग्रा और यहाँ पे बेसल गैंग्लिया पाया जाता है। तो इन दोनों का काम क्या है? इनका काम है डोपामिन का लेवल, डोपामिन सिक्रेट करना।
अब क्योंकि ये डोपामिन सीक्रेट कर रहे हैं और यहाँ की न्यूरॉन्स डैमेज हो रही हैं, मतलब क्योंकि यही दोनों पार्ट्स तो अफेक्टेड हो रहा है ना, इन्हीं दोनों पार्ट के अफेक्टेड होने की वजह से तो ये आप इन्हीं दोनों का पार्ट अफेक्टेड हो रहा है। अब इनका काम क्या है, इनका काम है डोपामिन का सिक्रेशन करना। तो क्योंकि अब इस जगह की न्यूरॉन्स यानी इस एरिया की न्यूरॉन्स डेड हो रही हैं, मर रही हैं, तो उसकी वजह से जो उनका काम होगा वहाँ से वो काम नहीं हो पाएगा। क्यों? अब क्योंकि वो डेड है तो वो कैसे डोपामिन को रिलीज़ करेगा, नहीं रिलीज़ कर पाएगा ना। तो इसलिए वो एरिया डेड होने की वजह से वहाँ से डोपामिन नहीं निकलेगा और उसकी वजह से आपके बॉडी में डोपामिन का लेवल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पार्किंसन होता है इसमें मेनली होता क्या है, आपकी मोटर एक्टिविटी अफेक्टेड होती हैं, आपके सबस्टेंशिया नाइग्रा और आपकी बेसल गैंग्लिया के सेल्स डेड होती हैं, जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल डाउन होता है। ठीक है, तो सारे ही सिम्टम्स जो आपको अराइज होते हैं वो इसी वजह से अराइज होते हैं क्योंकि डोपामिन का लेवल डाउन हो रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जब डोपामिन का लेवल डाउन होगा तो अब कुछ सिम्टम्स जो अराइज होंगे वो क्या होते हैं। तो जो डोपामिन का लेवल डाउन होता है बेसल गैंग्लिया और सबस्टेंशिया नाइग्रा में, उसकी वजह से लॉस होने की वजह से न्यूरॉन्स के, तो उसमें आता है हाइपोकाइनेसिस। हाइपोकाइनेसिस का मतलब होता है एक्टिविटी कम हो जाना, लॉस ऑफ एक्टिविटी, मतलब मूवमेंट में कमी आएगी, आपके रिजिडिटी होगी यानी कि एक टाइटनेस रहेगी और ट्रेमर्स आएंगे, कुछ झटके जैसे लगना आपको आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका तब होगा जब आपकी डोपामिन का लेवल डाउन होगा। तो ये डोपामिन का लेवल डाउन होने की वजह से ये तीनों ही सिम्टम्स आपके अराइज होंगे। ठीक है, तो देखिए और मेनली आपका जो होता है अच्छा डोपामिन क्या है, डोपामिन मेनली आपके ब्रेन का पार्ट है जो एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, और डोपामिन क्या होता है आपके ब्रेन में, डोपामिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल मैसेंजर, जिसका खुद की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब पार्किंसन में यही डाउन हो रहा है। ठीक है, पार्किंसन में डोपामिन का लेवल ही डाउन हो रहा है और इसी की वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आपने देखा कि इसका लेवल डाउन होने की वजह से तीन चीज़ें हमने देखी, हाइपोकाइनेसिस यानी कि लेस मूवमेंट, रिजिडिटी, एक टाइटनेस और ट्रिमर्स, ये बेसिकली आपके मेनली पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जब भी आप पार्किंसन के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो आपका है न्यूरो डिजनरेशन, दूसरा है आपका डोपामिन का लेवल और तीसरा है आपका मोटर एक्टिविटी। तो ये मोटर एक्टिविटी अफेक्टेड होगी, न्यूरो डिजनरेशन की वजह से आपका डोपामिन का लेवल डाउन हुआ और उसकी वजह से आपकी मोटर एक्टिविटी अफेक्ट होगी। इन तीन चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अगर आप पार्किंसन की बात कर रहे हैं तो ठीक है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है, बेसिकली सारे ही सिम्टम्स इसलिए आपकी बॉडी में आ रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल डाउन हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन है आपकी बॉडी में कि अगर आपकी बॉडी में आप जिस तरीके से हम हैं तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें हैं आपकी बॉडी में, एक है एसिटाइलकोलिन और एक है आपका डोपामिन। ठीक है, एक एसिटाइलकोलिन और एक है आपका डोपामिन, तो दो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में। अब नॉर्मल हमारे और आप में क्या है, ये दोनों बैलेंस फॉर्म में है, मतलब जिस तरीके से आप एक तराजू को समझिए तो तराजू में दोनों तरफ से बराबर ही फॉर्म में दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों सेम कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में अवेलेबल है। बट क्या हुआ कि जब पार्किंसन की डिजीज़ हुई तो आपकी बॉडी में जैसे ही डोपामिन का लेवल डाउन हुआ तो अब क्या होगा, आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल अपने आप ही बढ़ने लगेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में दोनों कैसी हैं, दोनों बराबर हैं, यहाँ पे डोपामिन हो गया और यहाँ पे एसिटाइलकोलिन हो गया, तो ये डोपा हो गया। ठीक है, दोनों बराबर हैं। बट अगर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस की कंडीशन आ रही है यानी कि आपको पार्किंसन हो रहा है तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है इसमें आपकी अब क्या हो जाएगा, अब इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस में आप देख रहे हैं कि आपका जो ये डोपामिन का लेवल है डिक्रीज़ हो रहा है और एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल डाउन होगा तब आपकी बॉडी में एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी पार्किंसन का एक वो है कि आप जब भी आपको डोपामिन का लेवल डाउन होगा तो पार्किंसन में आपका एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये दोनों को भी आपको याद रखना है कि आपको हमेशा दोनों को लेवल को बैलेंस अगर रहेंगे तो वो बैलेंस फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डोपामिन का लेवल डाउन है तो पार्किंसन में क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल अप हो जाएगा, ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिम्टम्स, जैसे कि सिम्टम्स हमने बताया कि सारे ही सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में डोपामिन का लेवल डाउन है, तो डाउन होने की वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और सिम्टम्स कौन कौन से होंगे,
सबसे पहला जो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो आपकी मोटार एक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। अब मोटार एक्टिविटी क्या है? मोटार एक्टिविटी हमने पहले ही बताया कि जो आपके मूवमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी होगी उसी को ही हम मोटार एक्टिविटी बोलेंगे। तो मोटार एक्टिविटी में सबसे पहला आता है हमारा ट्रेमर्स एट रेस्ट। ट्रेमर्स एट रेस्ट का मतलब है जैसे आप नॉर्मली सिटिंग पोजीशन पे बैठे हो, बट आपको क्या है, एक ट्रिमर, एक झटका सा लगेगा, आपके हाथों पैरों में एक झटका सा लगेगा। तो अगर आपने कभी पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट को देखा होगा तो उनकी बॉडी में हल्की सी शिवरिंग होती रहती है, जैसे कि आपका हमारा हाथ ऐसे है, बट अगर पार्किंसन का पेशेंट है तो उसका हाथ ऐसे नहीं रहेगा, उसका हाथ कैसे रहेगा, उसके में थोड़ा सा शिवरिंग होता रहेगा, ठीक है। ट्रिमर्स हमेशा झटके आते रहेंगे। उसके बाद है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी में क्या है, अब अभी हम अपना गर्दन टर्न कर सकते हैं, ईजिली टर्न कर सकते हैं, बट जो पेशेंट पार्किंसन का है उसका जो नेक का एरिया होता है, नेक का एरिया, शोल्डर्स का एरिया, उनमें क्या है, रिजिडिटी हो जाएगी, यानी कि स्टिफनेस हो जाएगा, वो कड़ा हो जाएगा, मतलब कठोर हो जाएगा, उसमें ईजिली मूवमेंट, हम जैसे ईजिली मूवमेंट कर पा रहे हैं वो ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। स्तंभ एकदम क्या हो जाएगा, मून लाइक स्ट्रक्चर, एकदम मतलब क्या होता है कि आपका जल्दी से मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, आप मूवमेंट ईजिली नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में डिफ़िकल्टी मतलब जैसे कि अगर आप चल रहे हो, हम उठते हैं कहीं से चलते हैं तो हम बैलेंस फॉर्म में चल पाते हैं, लेकिन जो पार्किंसन का पेशेंट है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी बॉडी में अब क्या है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो जब भी वो चलेगा उसकी बॉडी क्या करेगी, हिलती डुलती सी रहेगी, मतलब उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट। आपका जो स्लो होगा, जितनी भी मूवमेंट है आपके, जैसे हम अपना हाथ हिला रहे हैं तो जिस तरीके से हिला रहे हैं, वो इतनी फ्रिक्वेंटली अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा। बेसिकली आपके जितने भी मूवमेंट वाले काम हैं वो उसके इफेक्टेड होंगे, वो धीरे धीरे होंगे, ना कि फ्रिक्वेंटली होंगे, ठीक है। पोस्चरल इंस्टेबिलिटी मतलब अगर हम, आपका पोस्चर हमारा ऐसे सीधा है, बट अगर वो बैठेंगे तो उनका पोस्चर थोड़ा सा डाउन रहेगा, झुके झुके से रहेंगे, ये उनका सिम्टम्स आएगा, ठीक है। ये सारे ही सिम्टम्स किसके हैं, मोटार एक्टिविटी के हैं। बट अब सेकेंड सिम्टम्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि मोटार एक्टिविटी के बाद नॉन मोटार एक्टिविटी के सिम्टम्स भी आपके डेवलप होते हैं। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं हम वो देख लेते हैं। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन मोटार मतलब क्या है, इसमें आपका कोई भी एक्टिविटी मूवमेंट की नहीं होगी, मूवमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो कौन सी एक्टिविटी होगी वो हम देख लेते हैं, एक्टिविटी हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नॉन मोटार एक्टिविटी है उसमें हमारा है रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल। आपको सेंस जो होता है ना, सूंघने की शक्ति है वो कम होने लगेगी। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू होंगे जिसमें हमारा आएगा कॉन्स्टिपेशन, यानी कि उसको कब्ज की शिकायत होगी। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी इश्यूज़, यानी कि उसको यूरिनरी में प्रॉब्लम होगी, उसको फ्रीक्वेंट अर्जेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मतलब उसको तुरंत ही जैसे यूरिन पास करने की आपको प्रॉब्लम लगेगा कि उसको तुरंत ही यूरिन पास करना है, ऐसी उसको कंडीशन डेवलप होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अब देखिए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर है व्हेन स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट आएगा तब, जैसे कि मान लीजिए अगर वो सिटिंग पोजीशन पे है और अगर वो एकाएक उठ रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर एकाएक डाउन होगा, ठीक है। ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उसका ये क्या है, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि उसमें आते रहते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी मतलब ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है। स्लीप में प्रॉब्लम लगेगी, जल्दी से नींद नहीं आएगी। फिर उसके बाद क्या है, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी होगी, ठीक है। बिहेवियर में चेंजेस लगेंगे, जैसे कभी डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की कंडीशन डेवलप होगी। तो अब देखिए, अब जितने भी सिम्टम्स हमने आपको बताए इसमें कहीं भी मूवमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि ये नॉन मोटार एक्टिविटी है, तो इसलिए इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वही है मूड चेंज वगैरह होना, तो ये सेम वही चीज़ें हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके नॉन मोटार एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट में अराइज होंगे। क्या है आपका जो है कॉजेस, बेसिकली जो अगर आपको ये देखना है कि जो पार्किंसन का मेन सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली इसमें रिजिडिटी होती है, स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट होता है और आपका डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होता है। चलने फिरने में प्रॉब्लम लगेगी, आपकी रिजिडिटी सख्तपना रहेगा और आपकी स्लोनेस हो जाएगी मूवमेंट में, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, अब क्या कॉज है जिसकी वजह से हमें पार्किंसन हो सकता है। तो पहला कॉज है हमारा जीन्स। जैसे कि जीन्स का मतलब क्या है, अगर आप में वो जीन्स प्रेजेंट हैं जो पार्किंसन के लिए अवेलेबल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको पार्किंसन का खतरा बढ़ेगा।
अगर आपके फादर मदर को है या फिर आपके ग्रैंड मदर को है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, अगर आप में वो जीन्स पाए जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको पार्किंसन होने का खतरा ज़्यादा होगा। ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर, अब देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि अभी आप जिस एरिया में रह रहे हो, जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करें सभी पेस्टिसाइड्स से भरी हुई चीज़ें हैं। तो पेस्टिसाइड्स आपका मेन कॉज होता है पार्किंसन को क्रिएट करने का। ठीक है। तो पार्किंसन डिपेंड करता है पेस्टिसाइड्स पे या फिर आपका एनवायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर। अब किसको खतरा है पार्किंसन होने का, तो एज, इसको आप उसमें भी समझ सकते हैं, कॉजेज में भी, और वैसे भी रिस्क फैक्टर में भी आप इसको समझ सकते हैं कि एज, रिस्क फैक्टर में एज, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से अबव है, आप 60 साल से ऊपर हो या फिर वो पर्सन जो 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको पार्किंसन होने का चांस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हेरिडिटी, किस इन्वायरमेंट में या फिर किस उसमें रह रहा है। जैसे कि अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि अगर किसी की फैमिली में क्लोज हिस्ट्री रही है पार्किंसन की, तो उनकी हेरिडिटी क्या है, पार्किंसन की साथ की है, तो उनको वो होने का खतरा होता है। दूसरा क्या है आपका जेंडर, मेल जो होता है, मेल पर्सन, उसको पार्किंसन होने का खतरा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पे एक्सपोज कर रहे हो जहाँ पे टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं, तो आपको पार्किंसन होने का खतरा होगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन क्या होता है, प्रिवेंशन का मतलब क्या है, प्रिवेंशन का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज़ से आप क्या करें, अपने आप को कैसे रोक सकें। तो प्रिवेंशन हम कैसे लेंगे, प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि जो आपका आप कैसे अपने आप को बचाएंगे इस डिजीज़ से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसा कोई वो नहीं है जिसकी वजह से आप पार्किंसन से अपने आप को बचा सकें, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप अपने आप को बचा सकें। बट क्या होता है, अगर आप रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हो, यानी कि जैसे कि रामदेव जी ने बताया है कि आपको अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, तो ऐसे अगर आप रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पार्किंसन होने का खतरा कम होता है। और एक कुछ रिसर्चेज ऐसी देखी गई हैं कि जिसमें जो पर्सन टी या फिर कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं, टी और कॉफ़ी को खाते हैं, टी और कॉफ़ी को इनटेक उनका ज़्यादा है, टी और कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं, तो उन पर्सन में आपको पार्किंसन होने का खतरा कम होता है। यानी कि जो पर्सन आपके टी कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनमें कम चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो नहीं कंज्यूम करते हैं। तो उन दोनों के कंपैरिजन में आप देखा जाए तो वो पर्सन जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर लेस चांस है किस चीज़ का, पार्किंसन के होने का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी का है, कैसे ये डिजीज़ आपकी बॉडी में आ रही है, कैसे इसकी पैथोजेनेसिस है। तो तीनों में से कोई फैक्टर हुआ, या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, या फिर जीन म्यूटेशन, तीनों में से ही कोई भी फैक्टर हुआ, वो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, डीजनरेशन होगा। किसका, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का। मतलब ये तीनों ही फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर हुआ या फिर मल्टीपल फैक्टर आए और उसकी वजह से आपकी ब्रेन की सेल से सब्सटेंशिया नाइग्रा या फिर बेसल गैंग्लिया की न्यूरॉन्स का डैमेज हुआ। फिर क्या होगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, सेल, न्यूरोनल सेल का लॉस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका डीजनरेशन होगा डोपामिनर्जिक एक्टिविटी का। ठीक है, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी जो होगी वो आपकी डीजनरेट होगी। क्यों, क्योंकि अब सेल्स ही नहीं है तो एक्टिविटी आएगी किससे, तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी डीजनरेट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से आपका जो इम्बैलेंस होगा किसके किसके बीच में होगा। मैंने इसके पहले बताया था कि जहाँ भी आपको पार्किंसन देखना है वहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन। तो डोपामिन का लेवल क्या होना है, डाउन होना है, तो ये डाउन होगा, और एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज होना है, तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दोनों में से क्या होगा, डोपामिन का लेवल डाउन होगा और एसिटाइलकोलिन का लेवल लिफ्ट होगा, अप होगा। ठीक है, तो दोनों बैलेंस फॉर्म में अपनी रहेंगे, डोपामिन डाउन और वो लिफ्ट। ठीक है, तो ये होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में कंट्रोल, जो आपकी बॉडी में कंट्रोलिंग पावर होती है वो नहीं रहेगी। ठीक, अब जब कंट्रोलिंग पावर नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ट्रेमर, रेजिडिटी या फिर एकाइनेसिस, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी डेवलप होगी। देखिए, ट्रेमर्स का मतलब तो ये हो गया आपकी बॉडी में कंपन का होना, रिजिडिटी का मतलब मैंने बताया है कि एक कड़ापन आएगा आपकी बॉडी में, और एकिनेस का मतलब लॉस ऑफ एक्टिविटी, और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी का मतलब आपको लड़खड़ा के आप चलोगे, अपनी बॉडी में आपका बैलेंस नहीं रहेगा, ये आपको जनरेट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस। तो हम कैसे डायग्नोस करते हैं किसको, पार्किंसन को। तो 2-3 टेस्ट हैं इसके। बेसिकली है डैट स्कैन, इसको हम डोपामिन ट्रांसपोर्टर स्कैन बोलते हैं। तो इसमें या तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको वही न्यूरॉन डिजनरेशन देखते हैं, चेक करते हैं, और कैसे कितनी क्वांटिटी में डिजनरेट है या फिर क्या है। इसमें हम लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, आपका पेट स्कैन हो गया ब्रेन का, ये सब CT स्कैन हो गया। ये सारे स्कैन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को में पार्किंसन की डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्किंसन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।